जय श्री साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी पूरे देश में साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में भी जो है 21 अगस्त के आंदोलन को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। मैंने अभी एक मैसेज कर लोगों से जानकारी चाहिए कि किन किन जगहों पर किन किन संगठनों के माध्यम से जो है ये आंदोलन किया जा रहा है, किंतु अभी तक जो है कहना चाहिए, यदि हम छत्तीसगढ़ के राज्य की बात कर लें तो जिलेवार कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई कि इस जिले में इस व्यक्ति के द्वारा जो है कांटेक्ट किया जाएगा तो लोग वहाँ उनसे मिलेंगे। न ही ब्लॉकों में ऐसी कोई व्यवस्था है, लेकिन प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन से अभी के समय में भय और डर क्यों होना चाहिए, और मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ और क्यों ये मैं कह रहा हूँ, ये आप समझ जाएंगे। देखिए, अभी बलौदा बाज़ार में एक बड़ी घटना हुई, उसकी जिम्मेदारी लोग लेने तैयार नहीं हैं, या जो लोग जिम्मेदारी ले उनको सबको जेल में डाला गया, उनके ऊपर FIR दर्ज हुए। और हमारे राज्य में हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है, एक दो पत्र तो मैं उनका भी देखा हूँ जो कह रहे हैं कि जो बलौदा बाज़ार में जो भी घटना हुई है उन लोगों को निशर्त जो है उनकी रिहाई किया जाए, ये भी संगठनों के द्वारा मांगा जा रहा है। देखिए, जब तक कहना चाहिए ऐसे बड़े विषयों पर जब तक सामाजिक बैठकें ना हो, या कहना चाहिए जो लोग लीडरशिप भी कर रहे हैं, कम से कम हर ब्लॉक से, हर जिले से कम एक प्रतिनिधि तो बुलाना चाहिए था, यदि राज्य स्तर का है तो। और राष्ट्रीय स्तर का है तो हम जितने संगठन समर्थन कर रहे हैं उन सब का क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी यदि हुआ है क्या, ये क्यों नहीं होना चाहिए। और पूरे देश में भी लोग ST SC एकता की बात कर रहे हैं, और हमारे राज्य में भी एकता की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी के नाम से जो है आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारा प्रश्न ये बनता है छत्तीसगढ़ में कि भाई, हमारे 32% का आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत हमारा समर्थन SC वर्ग करेगा 32% आरक्षण के लिए? मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, जो आज अपना वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ एक ज़बरदस्त स्लोगन लिख रहे हैं जो लिखा ही जाता है। जिसकी ज़मीर जिंदा होता है वो आंदोलन पे आते हैं। तो क्या पिछली सरकार में पिछले समय जब हमारा 32% आरक्षण पे हमला हुआ तो क्या सभी इन संगठनों के ज़मीर मर चुके थे? ये लोग साथ क्यों नहीं आए? या ये लोग किसी विशेष दल या विशेष मानसिकता के लोग हैं जो किसी के इशारे पर ये सारे आंदोलन करते हैं? ये प्रश्न बनता है साथियों। ये तो वो क्या है वो खुद बताएंगे, क्योंकि जो लोग ऐसा लिख रहे हैं तो मेरा प्रश्न है, क्या 32% आरक्षण के समय सबका ज़मीर मर चुका था? क्या प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला तो उस समय पूरे जो अभी संगठन, जो ट्राइब्स के संगठन, उनका ज़मीर मर चुका था? बस्तर सरगुजा के युवा साथियों को स्थानीय आरक्षण नहीं मिल रहा था तो क्या इनका ज़मीर मर चुका था? ये 3 आरक्षण हमको नहीं मिल रहा है पिछले समय से, और कहना चाहिए हम जब कोर्ट में गए, जब हमको भी अंतरिम राहत मिला है तो मिल रहा है, लेकिन स्थानीय आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण तो मिल नहीं रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि उन लोगों का ज़मीर उस समय मर चुका था, अब जिंदा हो रहा है? तो साथियों, मामला कुछ और है, उद्देश्य कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया कि भाई इस तरह से हो सकता है, आरक्षण को यदि चाहें तो ऐसा किया जा सकता है। वैसे ये सारा काम जो है केंद्र और राज्य के ऊपर ही, मतलब पॉलिसी का मैटर है, तो केंद्र और राज्य सरकार ही इसको बनाएगा कि इसको कैसे किया जाएगा। और अभी एक चीज़ और है, अभी भी हम चाहे ST हो चाहे SC हो, इन वर्गों में कुछ वर्ग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वही लोग उन वर्ग के सारे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। क्या उसका वर्गीकरण नहीं होना चाहिए? यदि कोई 2% है जिनकी संख्या, वो 32% का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो क्या यह सही है? ये आपके लिए प्रश्न है। मुझे ऐसा लगता है कि जाति के अंदर भी आरक्षण को डिवाइड किया जाना चाहिए। मैं ये बहुत पहले भी कहा था कि भाई ट्राइबल्स में अभी हम देखें तो गोंड, हलबा, उराव, कंवर,
ऐसे जो है 4-5 जातियाँ हैं जो पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, किंतु हम देखते हैं कि कुछ जैसे हमारे यहाँ उराव, हलवा और कंवर, ये 3 जातियाँ जो है शिक्षा में बहुत आगे हैं। और ये आगे कैसे हैं? क्योंकि पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। पढ़ाई लिखाई में आगे हैं तो ये संख्या भले कम है, ये भले 2%, 8%, 4% है, लेकिन आरक्षण का लाभ इनको 32% का मिलता है। तो क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इन वर्ग में नहीं होना चाहिए? गौड़ समाज 19% है तो उनको 19% आरक्षण मिलना चाहिए। यदि उराव समाज 2% है तो उसको 2% आरक्षण मिलना चाहिए। यदि हलवा समाज 5% है तो उसको 5% आरक्षण मिलना चाहिए। यदि कंवर समाज 8% है तो 8% आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, इन वर्गों में आर्थिक आधार जरूर लगाया जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है बोल के इन वर्गों को प्रतिनिधित्व न दिया जाए, क्योंकि हमारा जो आरक्षण का मामला है वो प्रतिनिधित्व का मामला है। तो इस पे जो है, जो कहना चाहिए साधन संपन्न लोग हैं, जिनकी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी नौकरी कर चुकी हैं, या कहना चाहिए जो बिजनेस में आ चुकी हैं, उनको जो है आरक्षण स्वतः छोड़ना चाहिए। और कहना चाहिए जो इन वर्गों में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन बड़े मज़े की बात यह है कि अभी तक जो है आर्थिक आधार क्या होगा ये आप सभी जानते हैं, कैसा है आप सभी जानते हैं। एसटी के लिए 2.5 लाख रुपये है, वहीं पे एससी ओबीसी और जनरल में चले जाओ तो 10-10 लाख रुपए तक का आर्थिक रूप से जो मतलब कमाते हैं वो लोग सालाना 10 लाख कमाते हैं, वो लोग गरीब हैं। और आदिवासी 2.5 लाख कमाता है, वो अमीर हो जाता है। ये तो जब आएगा नियम बनेगा तो खुद अपने आप विवादास्पद है कि भाई कितना को लोग मानते हैं, कृषि इनकम तो जुड़ेगा नहीं। तो ये क्या है, केवल एक निर्देश आ जाने पर से काम नहीं हो जाएगा, ये बहुत कठिन विषय है। और इस पे तो आर्थिक आधार यदि लाते भी हैं तो हम तो कह रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उसको उतने आधार पे उतनी संख्या के हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो है इन वर्गों में जो है कमज़ोर तबके है उसको प्राथमिकता होना चाहिए आरक्षण में, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत है उसको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि एसटी और एससी में जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट है वो प्रतिनिधित्व को लेकर है। तो प्रतिनिधित्व हमको पूरा मिलना चाहिए। यदि क्लासिफिकेशन भी होता है तो जाति के आधार पर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और जाति के आधार पर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आर्थिक भी देख रहा है तो प्राथमिकता होना चाहिए बस। ऐसा नहीं कि आर्थिक में यदि ये अमीर है तो उनको हम बाहर कर दें, ऐसा नहीं। इन वर्गों को विशेष क्षेत्रों में रहते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं। ये बड़े बड़े शहर नहीं है जो डेवलप बड़े शहर वैसे टाइप के नहीं है। अधिकतर किसान हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग हैं। तो ये आरक्षण तो होना चाहिए, प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। एक बड़ा विषय है साथियों, इस पर सभी लोगों को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। केवल अंधों की तरह विरोध करने से काम नहीं चलेगा, अंधों की तरह बंद करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं, आज कोई बता दे ना, कोई भी एक संगठन बता दे, एसटी एससी की यदि बात कर रहे हैं लोग आज प्रदेश में देश में, तो कोई एक संगठन तो हमको बताए कि छत्तीसगढ़ का जो मामला लटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे जो समाज के खिलाफ जो काम हुआ है, 32% के आरक्षण के खिलाफ जो काम हुआ है, उस पर कोई एक संगठन क्यों सामने नहीं आया? एसटी एससी का संगठन को आना चाहिए था। यदि हम लोग गलत हैं, यदि हम झगड़ रहे थे तो आना चाहिए था एसटी एससी संगठन को। और इन सब का जमीर मर गया था क्या उस दिन? हमारे मेडिकल के छात्रों को, हमारे समाज के छात्रों को जो है नौकरी मतलब मेडिकल में हमको खाली MBBS से 40 सीट का नुकसान हुआ है और बहुत सारे सीटों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये विषय बनता है साथियों। केवल अंधों की तरह हम आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। यदि ये प्रदर्शन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर से भी हो रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर का कौन सा संगठन इसका नेतृत्व कर रहा है? यदि प्रदेश में इस तरह में हो रहा है तो प्रदेश में जिले काडर में इन लोग आदिवासी समाज के उन विषयों को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हमारे पास केवल आरक्षण मुद्दा नहीं है, हमारे पास फॉरेस्ट मुद्दा है, हमारे पास ज़मीन मुद्दा है, हमारे पास फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। आदिवासी समाज की जो कहना चाहिए बेटियां गैर आदिवासी शादी कर रहे हैं, उसके बाद उनके नाम से ज़मीन लेकर वो लोग उसका जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चाहे वो नौकरी में हो या राजनीति में हो, इसका जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा विषय ट्राइबल समाज के पास है। इन विषयों पर इन आंदोलन पर बात होगा कि नहीं होगा,
कि केवल और केवल जो ट्राइबल जो है केवल जो है 21 अगस्त को रोड में उतरेगा और कहना चाहिए हमारे भावनाओं के साथ खेला जाएगा, क्योंकि वही तो हो रहा है। आप आज एकता के नाम से उतर रहे हो, लेकिन आप मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ 32% आरक्षण में आप आदिवासी के साथ हो कि नहीं हो? नहीं तो ये ज़बरदस्ती एकता करके हम क्या करने, कोई लाभ नहीं हमको, हमारा नुकसान ही है। ये मेरा निजी विचार है साथियों, क्योंकि मैं लगातार इन विषयों पर काम कर रहा हूँ। तो जो चीज़ों को मैं देखता हूँ उन चीज़ों को ही मैं बोलता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है, स्टे के आधार पे भी आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिल रहा है। और ये 32% आरक्षण आप सभी जानते हैं कि हम किसके दरवाजे पे नहीं गए, किसके पास हम नहीं गए, किसी ने साथ नहीं दिया। उसके बाद भी हम लड़ रहे थे। समाज के कोई कमज़ोर तबके के लोग, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो लोग छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने साथ दिया। ये बड़े नौकरी IAS IPS लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। और यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो है, हम भले पूरे एकता की बात करते हैं, लेकिन उराव लोग अपना अलग एक ग्रुप लेके सुप्रीम कोर्ट गए, कर्मचारी संगठन अपना अलग ग्रुप लेके गया, बस्तर के कुछ सर्ववादी समाज के लोग वो लोग अपना अलग ग्रुप बना के गए। इन सभी लोग तो अलग अलग तो गए थे, तो फिर किस बात की एकता? आखिर किन लोगों को डर है इन सब चीज़ों से? यदि मांग है तो मांग सही ढंग से रखा जाना चाहिए। केवल आर्थिक आधार दिया गया है बोल के केवल इसका विरोध करके जो है कहना चाहिए, मुद्दों से सही बातों से लोगों को क्या कहना चाहिए भटकाने का काम नहीं होना चाहिए। आज भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो इन विषयों पर भी चर्चा होना चाहिए। मैं एक पत्र देख रहा था, इस ग्रुप में मैंने पूछा भी क्या आप लोग इससे सहमत हैं। एक पत्र जारी हुआ है राजस्थान से, भील समाज वाले ने उनको जारी किया है। उसमें लोग कहा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे लिए सही निर्णय दिया, ये कह रहे हैं वो सही दिशा निर्देश दिए, यह बात बोल रहे हैं। वो पत्र भी मेरे पास है, भले उनमें साइन नहीं है, लेकिन उनके बाकायदा ग्रुप में जारी हुआ है राजस्थान के। और मैं भी लगातार और देख रहा हूँ, उसमें खाली बहुजन समाज की बात आ रही है, उसमें ST SC OBC माइनॉरिटीज़ लिख रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ का जब विषय आया आरक्षण का, प्रमोशन का, स्थानीय आरक्षण का, जब राज्य बना तब से हमको मिला नहीं। और बड़े आप ये भी एक चीज़ देखेंगे कि कैरी फॉरवर्ड के तहत जो है ट्राइबलों का सीट जो है पहले SC को, फिर OBC को, फिर जनरल को कन्वर्ट होते रहें। तो आदिवासियों को बैकलॉग पद कब भरा जाएगा? इन विषयों पर खासकर आदिवासी समाज के लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद साथियों।